नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपकी ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HVS में। आज हम पढ़ लेते हैं कक्षा 12 की मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी में एक निबंध दिया हुआ है। निबंध का नाम है भय और इस निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हम इसका संक्षिप्त इसकी व्याख्या करेंगे और इसके बाद फिर हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो पाठ का सारांश क्या है? पाठ का सारांश है हिंदी आलोचना के आधार स्तंभ और मनोवैज्ञानिक निबंधों के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित प्रस्तुत निबंध भय में लेखक ने व्यक्ति के मन में रहने वाली भय नामक मूल प्रवृत्ति की साहित्यिक विवेचना की है। ठीक है, तो क्या दिया गया है निबंध में? जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, तो उनके अंदर जो भय नाम का जो विचारधारा होती है, जो प्रवृत्ति होती है, तो उसका उन्होंने यहाँ पर मनोवैज्ञानिक रूप में विश्लेषण किया है। अब हम देख लेते हैं। निबंध की पहली पंक्ति में ही भय को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है कि भय आने वाली विपत्ति या दुख के साक्षात्कार से उत्पन्न होता है। इस स्थिति में मन की दशा जो स्तंभित हो जाती है अथवा आवेग से भर जाती है। भय के दो रूप हैं, असाध्य व साध्य होते हैं। जब प्राणी भय को व्यवस्था, अक्षमता अथवा साहस के अभाव के कारण दूर नहीं कर पाता है तो यह जो असाध्य अवस्था होती है। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भय के दो रूप बताए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है असाध्य रूप और एक है साध्य रूप। असाध्य रूप में उन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति भय या डर को अक्षमता या साहस के अभाव के कारण, मतलब उसकी क्षमता से जो बाहर रहता है, मतलब वह भय को या डर को अपने मन से नहीं निकाल पाता है, तो वह किस रूप में बन जाता है? वह असाध्य अवस्था में बन जाता है। परंतु साहसी, सक्षम व निडर व्यक्ति जब भय पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह साध्य अवस्था है। भय का एक अन्य रूप भी है, वह है कायरता। जिन पुरुषों में कष्ट न सहने की भावना व अविश्वास विद्यमान होता है उनमें भय कायरता के रूप में दिखाई देती है। स्त्रियों में भय उनके नारी सुलभ गुण लज्जा के रूप में रहता है। तो पंडित मानहानि के भय से शास्त्रार्थ नहीं करता, परंतु शुक्ल जी धर्म भीरुता के प्रशंसक हैं। अब तो देखिए इसमें क्या है, इस निबंध में शुक्ल जी ने भय के कई रूप बताए हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि जिन पुरुषों में कष्ट न सहने की भावना व अविश्वास रहता है तो उनमें भय किस रूप में रहता है? कायरता के रूप में रहता है। स्त्रियों में या महिलाओं में भय किस रूप में रहता है? जैसे लज्जा, शर्म या अन्य लोगों की जो लज्जा है, शर्म है, या लोग क्या कहेंगे, या समाज का जो उनके ऊपर दबाव रहता है, तो एक भय स्त्रियों में इस रूप में रहता है। इसके अलावा पंडितों में भय किस चीज़ का रहता है? मान हानि का, कि कहीं उनके सम्मान को ठेस न पहुँचे। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भय के कई रूप बताए हैं। भय आशंका के रूप में भी दिखाई देता है, जिसका संचार धीमा व अधिक समय तक रहता है। लेखक ने भय व क्रोध में अंतर बताते हुए लिखा है कि क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालता है, तो भय जो है डर दुख के बाहर आने के लिए। दुख का सामाजिक प्रभाव जंगली व असभ्य जातियों पर अधिक होता है। मनुष्य अपनी आंतरिक आंख खोलकर बाहुबल व ज्ञान बल से भय को जीत कर दुख से छुटकारा पा सुख व आनंद का भागी बन जाता है। शुक्ल जी ने निर्भयता को मनुष्य, समाज व विश्व के कल्याण के लिए अनिवार्य माना है। शुक्ल जी ने प्रस्तुत निबंध में भय जैसे मनोभाव का गंभीर वैचारिक व मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। भाषा क्लिष्ट होते हुए भी प्रवाहमय है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विचारों को स्पष्टता प्रदान की गई है।
गद्यांशों में अंत में लघु वाक्यों के प्रयोग, तत्सम शब्दावली व सामासिक पद शैली ने भाषा को सरस बना दिया है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भय जो है, डर, वो मनोभाव व गंभीर वैचारिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उन्होंने इस निबंध के अंतर्गत किया है। उन्होंने भय के कई प्रकार बताए हैं कि भय किस किस कारण से होता है। उदाहरण के लिए यदि मैं आप लोगों से कहूँ जो कक्षा 12वीं के बच्चे हैं, तो आपके अंदर एक भय ये है कि यदि मैं पढ़ूंगा नहीं तो मेरे कम नंबर आएंगे। तो भय क्या है आपके अंदर कि परिवार के, घर के लोग क्या कहेंगे, ये आपके अंदर भी एक बहुत बड़ा भय है। तो ये कैसा भय है? ये पढ़ाई से संबंधित भय है। इसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो मन में विचरित या विचरण करने वाले जो भाव हैं या जो डर है, उसी को इस निबंध में उन्होंने विश्लेषणात्मक इसकी व्याख्या की है। अब हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, तो इस प्रकार से यदि आपके पेपर में आती हैं तो आप इनको संदर्भ प्रसंग सहित इनकी व्याख्या लिख सकते हैं। पहली पंक्ति है, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। ये जो वाक्य हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। तो इसको ही हमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले हम संदर्भ में लिखेंगे और संदर्भ में हमें क्या लिखना है। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के निबंध भय से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रसंग में हमें क्या लिखना है कि जो पंक्तियों में दिया है। तो इस पंक्ति में लेखक ने भय का अर्थ बताते हुए कहा है कि भय के दुख की कल्पना ही भय है, यानी कि जो डर है उसके बारे में सोचना, विचार करना ही भय यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। तो अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या में हमें लिखना है कि भय का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि जो भय शब्द है या डर शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है डर। डर हृदय में उत्पन्न वह भाव है जो व्याकुलता अथवा आश्चर्य को जन्म देता है। अतः आने वाले दुख अथवा मुसीबत की कल्पना से उत्पन्न मन स्थिति का नाम भय है। जब प्राणी का सामना आने वाले दुखों से होता है तब उसके मन में एक अजीब सी आकुलता और आश्चर्यजनक मनोभाव जागृत होता है। इसी मनोभाव को साहित्य में भय के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार दुख या हानि की कल्पना ही भय है। अब इसको आप लोग कैसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से परीक्षा, यदि कक्षा 12 की परीक्षा आ रही है और आप लोगों की यदि तैयारी, आप लोग ये सोचते हैं कि अभी मैंने इतने पाठ याद नहीं किए हैं या इतने पाठ नहीं पढ़े हैं, और यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। वो उस परिणाम से जो हमारे अंदर व्याकुलता या जो हमारा दिमाग है वो थोड़ा सा विचलित होता है, तो उसी को जो उस परिणाम के बारे में सोच कर के जो डर व्याकुलता पैदा होती है, साहित्य में उसी को भय या डर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। और इसमें इसके बाद हम व्याख्या के बाद इसका विशेष देखेंगे। तो विशेष में क्या लिखना है, भय मनोभाव का मनोवैज्ञानिक रूप में अर्थ स्पष्ट किया है। किस रूप में किया है इस निबंध का? मनोभाव यानी कि जो हमारे मन में उत्पन्न होने वाले भाव हैं उसका मनोवैज्ञानिक एक अध्ययन की एक प्रणाली होती है, उसको मनोवैज्ञानिक प्रणाली यानी कि मन के भावों का वैज्ञानिक अध्ययन करना मनोवैज्ञानिक के रूप में कहलाता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हमें लिखना है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। तो जो पूरे निबंध है उसमें किस प्रकार की बोली है, जो शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठ भाषा होती है उसको संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली यानी कि देशज या विदेशज शब्दों का इस निबंध में प्रयोग नहीं हुआ है। तीसरे नंबर पर हमें लिखना है संपूर्ण व्याख्या अंश का एक रूप एक मिश्र वाक्य है। संपूर्ण व्याख्या अंश का रूप एक मिश्र वाक्य है, यानी कि मिश्र वाक्य के अंतर्गत इसकी व्याख्या हुई है। चौथे नंबर पर विचारात्मक व गवेषणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। विचारात्मक यानी कि बहुत ही सोच विचार करके और गवेषणात्मक शैली का प्रयोग इस निबंध में किया गया है।
अब हम दूसरे पद को देख लेते हैं। तो दूसरा पद क्या है? भय निबंध का भीरुता के संयोजक अवयवों से क्लेश सहने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता तथा अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी रक्षा का विश्वास नहीं रखता। तो हमें सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में हमें वही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ भय निबंध से ली गई हैं और इसकी रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रसंग में हमें जो पद में दिया है, पद का सार हमें प्रसंग में लिखना होता है। तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि भयभीत रहना स्वभाव बन जाने पर भीरुता या कायरता को पैदा करता है। कायर प्राणी या मनुष्य अपनी शक्ति में विश्वास न होने के कारण कष्ट सहने की क्षमता नहीं होती है। अब व्याख्या कर लेते हैं। तो व्याख्या क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल भीरु का मतलब होता है डरपोक या कायर व्यक्ति की अयोग्यता के विषय में लिखते हैं कि आने वाले दुख या कष्ट से वही प्राणी भयभीत होता है जो उस दुख को सहन करने की शक्ति नहीं रखता तथा उसे अपनी सहन शक्ति पर विश्वास नहीं होता है। साहसी व्यक्ति शत्रु का डटकर सामना करके विजयी होता है। इसके विपरीत जो कायर अथवा डरपोक व्यक्ति दुख या आपदा रूपी शत्रु का मुकाबला नहीं कर पाता, वह कष्टों से भागता फिरता है। वह स्वयं को शक्तिहीन मानकर स्वयं की शक्तियों के प्रति अविश्वास की भावना रखता है। इस प्रकार अपनी योग्यता व शक्ति में विश्वास न होने के कारण वह कष्टों से भागता जाता है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के कहने का क्या तात्पर्य है? उन्होंने ये कहा है कि जब भी कोई कार्य या आपदा या कोई परेशानी हमारे सामने आती है तो उसको सहने के लिए हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। सहन शक्ति यानी कि साहस होना चाहिए। उसका डटकर सामना करने के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो या हमारे परिवार या समाज से संबंधित हो या कोई भी ऐसी समस्या हो, मानसिक समस्या हो, तो उसका हमें डटकर जो है सामना करना चाहिए। जब व्यक्ति के अंदर साहस और उसको मुकाबला करने की जो शक्ति नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वह अविश्वास जो है उसको डर के रूप में बदल देती है। विशेष में हम लिखेंगे भीरु व्यक्ति की शारीरिक कष्ट सहन करने की अक्षमता तथा स्वयं की शक्ति पर भरोसा न होने की बात कही गई है। तो इस निबंध में यही बताया गया है कि जो भीरु व्यक्ति यानी कि जो डरपोक व्यक्ति है तो शारीरिक कष्ट जो होता है उसको सहन ना करने की शक्ति का यहाँ पर कवि ने उल्लेख किया है। दूसरा हम लिखेंगे शुद्ध साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग पूरे निबंध में है, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं पद दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमा है पर अधिक काल तक रहता है। संदर्भ में वही लिखना है। प्रस्तुत पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध भय से अवतरण किया गया है। प्रसंग में प्रस्तुत अवतरण में या पद में आशंका मनोभाव को भय का एक लघु रूप बताया गया है। जब भय में आकुलता कम और अवधि अधिक होती है तब उसे आशंका कहा जाता है। व्याख्या में क्या लिखना है? भय के समानांतर एक अन्य मनोभाव आशंका है, यानी कि एक तो भय है और जब भय लंबे समय तक रहता है तो वह किस में? आशंका में बदल जाती है।
आशंका भी भविष्य में आने वाले कष्ट या पीड़ा की कल्पना है। दुख या आपत्ति निश्चित रूप से ही आएगी, ऐसा नहीं होता, अपितु अज्ञात भय उस आपत्ति के प्रति बना रहता है, अथवा आपत्ति के आने पर विचार मन में आता है। उस समय मन में एक भय उत्पन्न होता है जिससे ना जोश होता है और ना बेचैनी या घबराहट होती है। ना जोश होता है, बेचैनी या घबराहट होती है। उस भय का उद्वेग बहुत कम होता है, परंतु उस उद्वेग का समय लंबा होता है। इसी कारण आशंका लंबे समय तक बनी रहती है। अतः भय व्यापक है तो आशंका उसका लघु रूप है। तो इसकी व्याख्या हो गई। यहाँ पर वही बताया है जो हमारे मन में विचार, जो भावनाएं चलती रहती हैं तो किस प्रकार से चलती हैं, और जो भय का रूप यदि लंबे समय तक रहता है तो वह आशंका में बदल जाता है। और जब आशंका मन में रहती है तो उससे क्या होता है कि ना तो जोश होता है, बेचैनी और घबराहट होती है। भय का उद्वेग बहुत कम होता है, पर उस जो भय है, उद्वेग का मतलब होता है कि जो भाव हैं भय के वह कम रहते हैं, लेकिन जो भय का भाव व्यक्ति के मन में रहता है तो वह किस रूप में बदल जाता है, वह आशंका के रूप में बदल जाती है। और आशंका जो है, या जिसे हम अपनी भाषा में कहें तो उसे शंका या शक, तो वो कैसी रहती है, वो लंबे समय तक बनी रहती है। अतः कवि ने बताया है कि भय व्यापक है तो आशंका उसका लघु रूप है। ये इसकी व्याख्या हुई। अब हम इसकी जो विशेष है तो वह देख लेते हैं। विशेष में हमें वही लिखना है कि आशंका को भय का लघु रूप बताया गया है जिसमें तीव्रता कम होती है। दूसरे तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, वही संस्कृत निष्ठ भाषा शब्दों का प्रयोग किया गया है। शैली में संक्षिप्तता तथा विचारों में स्पष्टता है। अब चौथा पद देख लेते हैं। ऐसे अज्ञानी प्राणियों के बीच, जिसमें बहुत पद है, ऐसे अज्ञानी प्राणियों के बीच जिसमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच या परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्रायः भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। तो प्रसंग में वही लिखना है कि प्रस्तुत पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध, मनोवैज्ञानिक निबंध भय से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। प्रसंग में हमें जो पद का सार है, संक्षिप्त है, वह लिखना है। तो प्रसंग में क्या लिखना है, प्रस्तुत वाक्य में स्पष्ट कहा गया है कि अशिक्षित व असभ्य मनुष्यों में भय का भाव लंबे समय तक रहता है, तो विकसित बुद्धि वालों में भय बहुत कम रहता है। ऐसा कवि ने बताया है कि जो असभ्य हैं, अज्ञानी हैं या कम पढ़े लिखे हैं तो उनमें भय या डर का भाव लंबे समय तक रहता है, जबकि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों में भय का भाव ना के बराबर रहता है। अब हमें इसकी व्याख्या देखनी है। तो व्याख्या में क्या लिखना है, लेखक कहते हैं यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भय जो है, डर हर समाज में एक समान नहीं होता है। हर समाज में भय का रूप अलग अलग होता है। जैसे अल्प बुद्धि वाले या साधारण समाज के प्राणियों में कोई भी भाव लंबे समय तक रहता है तथा उनका परिचय क्षेत्र संकुचित होने के कारण वे अपने ही भावों में लगे रहते हैं, परंतु इसके विपरीत प्रखर बुद्धि वाले समाज, विकसित समाज तथा विस्तृत परिचय वाले समाज के प्राणियों में भय का भाव कम रहता है, भय के फल तक ही सीमित रहता है। परिणाम समाप्ति के साथ ही भय भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार भय असभ्य समाज की संचित वस्तु है। इसी भय के द्वारा वह अपने समस्त अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ लेखक ने ये बताया है कि भय किस में रहता और किस में नहीं रहता है। तो किस में रहता है भय, जो कम पढ़े लिखे हों, जिनकी संकीर्ण बुद्धि हो, या अशिक्षित हों, असभ्य हों, या जिनका बौद्धिक विकास नहीं हुआ हो, तो उनमें भय की प्रवृत्ति अधिक रहती है, जबकि पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग व बुद्धिजीवियों में भय ना के बराबर रहता है। अब हमें विशेष में लिखना है। तो क्या है, नंबर 1 पर हम लिखेंगे असभ्य व उन्नत समाज के स्तर पर भय के रूप में स्पष्ट किया गया है। दूसरा,
भाषा भावों के अनुकूल सरल खड़ी बोली की है। शैली विचारात्मक है। संयुक्त वाक्य के रूप में पूर्ण पदखंड है। 5वां पद है, भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। ज्यों ज्यों वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता है त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। तो हमें संदर्भ में वही लिखना है जैसे हम पहले ही लिख चुके हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण में दुख से छुटकारा पाने का तरीका बताया गया है। ज्ञान बढ़ने पर दुख का प्रभाव कम हो जाता है, तो दुख के कम होने से भय मनोविकार स्वतः ही शून्यता को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये हमें प्रसंग में लिखना है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। तो व्याख्या में क्या दिया है, मानव स्वभाव ही ऐसा है कि दुख के स्थान पर सुख की कामना करता है। इसी कारण वह दुख के विचार से उत्पन्न भय से पीछा छुड़ाना चाहता है। यह क्रिया धीरे धीरे संपन्न होती है। प्राणी में जैसे जैसे बुद्धि ज्ञान का विकास होता है, उसके अंदर दुखों को सहन करने की शक्ति जागृत हो जाती है। उसके विचारों में फैलाव आता है और भय छूट जाता है। भय से छुटकारा पाने के लिए प्राणी को अपने शरीर, हृदय और ज्ञान को विकसित मजबूत बनाना होता है। जब ये तीनों तत्व जो हैं दृढ़ व उन्नत हो जाते हैं, दृढ़, मजबूत, उन्नत यानी कि पूर्ण विकसित हो जाते हैं, तो भय नामक मूल प्रवृत्ति को जन्म देने वाला दुख या आशंका का भाव स्वयं विलीन हो जाता है और मन भय रहित होकर आनंदित हो उठता है। ठीक है, तो देखो कितनी सारगर्भित बात दी गई है। और आप लोग इस निबंध को समझिए कि हमें जो डर है या भय हमारे मन में क्यों उत्पन्न होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि हम कहें तो बुद्धि और ज्ञान का विकास होने से उसके अंदर दुखों को सहन करने की शक्ति या क्षमता बढ़ती है। क्योंकि जो उसकी वैचारिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, वो बढ़ जाती है। और जब बौद्धिक शक्ति बढ़ जाने के कारण हर समस्या का समाधान हम अपने मन से, अपने बुद्धि बल से और अपने शारीरिक बल से उसको समाधान कर सकते हैं। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं और जिनके अंदर शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता कम होती है, तो कहीं ना कहीं वह भय से ग्रसित हो जाते हैं। और जो भय नामक मूल प्रवृत्ति है वो मुख्य रूप से हमारे बौद्धिक विकास से समाप्त भी हो जाती है। यह यहाँ पर कवि ने बताया है। विशेष में हमें लिखना है नंबर 1 पर, ज्ञान के द्वारा प्राणी अपने भय को दूर कर सकता है। दूसरा नंबर है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग के साथ भावों में सरलता है। और तीसरा हमें लिखना है, भाषा परिष्कृत तथा शैली व्याख्यात्मक दी गई है। ठीक है, तो भय नामक निबंध की जो है कुछ पदों की हमने व्याख्या देखी संदर्भ प्रसंग सहित, और पूरा जो निबंध है तो उसका सार संक्षिप्त आपको शुरू में मैंने बताया है। अध्याय 5 के अंतर्गत गद्य खंड में जो है यह निबंध दिया हुआ है। तो इस निबंध को आप लोग सुनिए। जब 2-4 बार ही सुनेंगे तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको बन जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे इस निबंध के प्रश्नोत्तर, और फिर इसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दे दिया है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।